अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ शुरू करते हैं एक जुनून बेमानी पार्ट 4 बाय नूरे उरूज। अबे ये साला दिलावर खान पागल वागल है क्या। हाथ दिलावर खान की फाइल बंद करता बेजारी से बोला। क्यों, क्या हुआ। अजमीर और आयला उसके साथ ही टेबल पर बैठे थे। उसके अचानक बोलने पर अजमीर ने पूछा, नहीं मतलब एक तो जाली दवाइयों का बिजनेस कर रहा है, उस पर समंदर में रहकर मगरमच्छ पर केस कर दिया गधे ने। हाथ को दिलावर खान की बेवकूफ़ी पर ताव आ रहा था। बेटा ये सिर्फ हम जानते हैं कि वो जाली मेडिसिन बनाता है, जबकि उसने अपनी जाली दवाइयों पर बिल्कुल असली सर्टिफिकेट का लेबल लगा रखा है। उस पर अपनी सियासत का फ़ायदा उठाते उसने खुद को इतना महफूज किया हुआ है कि कोई उसकी फैक्ट्री की चेकिंग तो दूर ऐसा सोच भी नहीं सकता। अजमीर ने तस्वीर का दूसरा रुख उसकी जानिब फेरा, जिस पर वो सर हिला गया। जो उसके फैक्ट्री की चेकिंग करना चाहे उसके साथ क्या होता है। वो इस शहर में बहुत देर बाद आया था, सो बहुत सी बातों से लाइल था। अब तक 3 डीएसपीज और एक हेल्थ ऑफिसर्स को कत्ल कर चुका था इसी जुर्म में। बाकी उसके कुत्ते कामों की एक लंबी फहरिस्त है। कभी फहरिस्त मैं दिखाऊंगा, कभी फुर्सत में दिखाऊंगा। आयला इन दोनों की बातें खामोशी से सुन रही थी। चले फिर बाकी सब तो बाद में, पहले उसकी फैक्ट्री की बारात निकालते हैं, मगर ज़रा जीजा जीजा साले स्टाइल में। हाथ जितना दिखाई देता था उतना सीधा था नहीं। तुम्हारा मतलब, अजमीर पुरसोच अंदाज में बोलता बात अधूरी छोड़ गया, जिस पर वो पुरस्रार सा मुस्कुरा दिया। दिलावर खान की इज्जत का जनाजा निकलेगा जीजा सा निकलेगा बाय अस जीजा साले। उसके शेर पर इन दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा और अगले ही पल फिजा में दो जानदार कह कहे गूंजे। कोई मुझे बताएगा यहाँ चल क्या रहा है। आयला काफ़ी देर उनकी बातें समझने की कोशिश करती रही, मगर वो दोनों ज़बान से ज़्यादा आंखें इस्तेमाल कर रहे थे। हाथ अजमीर, मैं बता रही हूँ, कोई भी गैर कानूनी हरकत की तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। आयला अपने भाई से भी वाकिफ थी और अपने शौहर नामदार से भी। अरे यार आप ही चिल करे, क्यों स्ट्रेस ले रही हैं आप। हम कुछ नहीं कर रहे, चले अजमीर भाई, रायान ने बुलाया था। उसको सब बताने का मतलब था प्लान से हाथ धोना, जो कम अज़ कम वो दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैं फिर कह रही हूँ, अगर कुछ उल्टा सीधा किया तो बचोगे नहीं तुम दोनों। उन दोनों को वहां से निकलता देखकर वो वॉर्न करना नहीं भूली थी। जल्दी करें ना। हाय उफ, मार डाला जालिम। उसकी दुहाइयाँ उरूज पर थी, जिस पर अजमीर अभी उससे घूर भी नहीं सकता था। ड्रामे मत करो और चलो अब तुम्हारी बारी। अजमीर ने उस ड्रामा कंपनी को रफ्तार तो मुंह बसोर कर रह गया। आपका तो ये रोज़ का काम है। मैं तो पहली बार शौक शौक में आ गया हूँ, कोई तरस खा ले मासूम बच्चे पर। पहले अजमीर उसके कंधों पर पाँव रखते ऊपर आया था, फिर वो उसके हाथ की मदद से दीवार पर चढ़ते हुए बोला। ये घटिया प्लान भी बच्चे का ही था, अगर याद हो तो। वो दोनों इस वक्त दिलावर खान की फैक्ट्री की बैरूनी दीवार पर बैठे थे। रात के अंधेरे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो दोनों सबूत इकट्ठे करने निकले हैं। वैसे मैं इतना ताम झाम कर किसके लिए रहा हूँ, जो मेरी दो कौड़ी की इज्जत नहीं रहने देते। अल्लाह पूछेगा। रायान काजिम कर ले जुल्म यतीम पर। अचानक वक्तन फ़ौक्तन रायान से हुई अपनी बेइज्जती याद आई तो मुंह बसोर गया। रायान आकर तुम्हारे पैर नहीं पड़ा था ये करने को। तुम्हें ही एक्शन मूवीज देख देख कर जासूस बनने का शौक उठा था। अब करो ऐश, अजमीर आराम से कहता दीवार की दूसरी सिमत कूद गया। खुश्क पत्तों पर कूदने से आवाज़ पैदा हुई। मुझे भी तो उतारे यार। अजमीर को अंदर जाता देख उसने दुहाई दी। चुप करो, अंदर तुम्हारे मामे के भाड़े के टट्टू भी मौजूद होंगे। अभी सब ने धावा बोल दिया, तुम हम दोनों का सुराग भी नहीं मिलना किसी को। अजमेर दोबारा दीवार के करीब आया। उसकी बात पर हाथ ने खुद ही छलांग लगाई। तभी एक बार फिर खामोशी में आवाज़ गूंजी। कौन कौन है वहाँ। अचानक किसी की आवाज़ पर वो दोनों अपनी जानिब साकित हुए। अंदर तकरीबन 20 से 25 आदमी थे। अगर शोर होता तो वो सबूत लेना तो दूर, खुद भी वापस न जा पाते। अब क्या करें। हाथ फिक्रमंद सा अजमीर की सिमत मुड़ा, जो जेब से गन निकाल चुका था। करना क्या है, उनकी मौत दिखी है आज मेरे हाथों। रायान का भाई और दोस्त था वो, कम खौफनाक तो वो हो ही नहीं सकता था। जीजा जी, ये इंडियन फिल्मों का हीरो बनने का वक्त नहीं है। मैं जानता हूँ आप उन्हें मार गिराएंगे, मगर माँ सदके जाए, फिर हम सबूत कैसे हासिल करेंगे। उल्टा दोबारा रायान भाई फंस जाएंगे। हाथ ने उसका जोश और गुस्सा ठंडा करना चाहा। फिर जहीन नुफतीन पर प्रोसिक्यूटर 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 साहब, हाथ साहब, आप ही बताएं क्या करना चाहिए।
अजमीर गन वापस जेब में डालते हुए संजीदगी से बोला, श्श, बस खामोशी से इस दीवार के पास चले। वो धीमी सरगोशियाना आवाज़ में बोला तो वो दोनों कुछ दूर मौजूद दीवार के साथ लगकर साकित खड़े हो गए। कोई भी नहीं है यहाँ, खामखा डिस्टर्ब कर दिया। वो आदमी वहाँ आए थे 2 आदमी वहाँ आए थे, मगर वहाँ किसी को ना पाकर एक ने दूसरे को डपटा। चलो जल्दी। उनके जाते ही वो दोनों वहाँ से निकलते आहिस्ता से अंदर की जानिब बढ़े। ये दवाइयों की फैक्ट्री है। फैक्ट्री के अंदर आकर हाथ बेयकीन सा बोला। अंदर का माहौल बेइंतहा गंदा और धूल मिट्टी से भरा था। एक जानिब पुरानी दवाइयों की खाली शीशियाँ पड़ी थी और दूसरी जानिब नई दवाइयाँ जो अभी बनने के अमल में थी। हाथ को वहाँ का माहौल देखकर कराहियत महसूस हुई। जी, बदकिस्मती से मेरे मुल्क में इक़्तिदार भी इनके हाथों में है, जो उसके हेजों से भी नावाकिफ़ है। दिलावर शाह वो जहरीली मछली है जो अपना जहर अपने इर्द गिर्द मौजूद मखलूक में भी फैला रहा है। अजमीर अफसोस से सरनफी में हिलाते हुए बोला, उस बंदे की ईंट से ईंट तो मैं बजाऊंगा, आप देखते जाए बस। हाथ ने जल्दी से जेब से मोबाइल निकाला और वहाँ के माहौल की तस्वीरें बनाने लगा। ये दवाइयाँ बैग में डालने जीजू। अपनी जेब से पैकेट नुमा बैग निकालते अजमीर की सिमत बढ़ाया, जिसमें अजमीर वहाँ से उठाकर दवाइयाँ डालने लगा। आधे घंटे में अपना काम मुकम्मल करके वो दोनों जिस खामोशी से वहाँ आए थे उसी खामोशी से वापसी के लिए निकल चुके थे। चंद दिनों में इलेक्शंस थे जिनमें दिलावर खान उम्मीदवार था। हाथ ने जाते ही वो दवाइयाँ लैब भिजवा दी थी, जिसकी रिपोर्ट सुबह तक मिल जाती। अगले ही दिन टीवी पर चलती ब्रेकिंग न्यूज़ ने दिलावर खान के पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। किसी अनजान आईडी से उसकी फैक्ट्री की तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड कर दी गई थी। वीडियोज़ और जाली दवाइयों की मेडिकल रिपोर्ट सबके सामने आई तो अचानक तहलका मच गया। जी हाँ नाज़रीन, साबिक़ा MNA दिलावर खान जो इस बार भी इसी सीट के लिए नामज़द किए गए थे, उनकी दवाइयों की फैक्ट्री नामालूम ज़राए से मंजर आम पर आ गई है। असल दवाइयों के नाम पर अवाम में जहर बेचने वाले MNA दिलावर खान न्यूज़ एंकर ज़ोर शोर से बोल रही थी जब दिलावर खान ने गुस्से से रिमोट टीवी पर दे मारा। आह, कौन है ये हरामज़ादा जिसने अपनी मौत को दावत दी है? मुझे आज रात तक उसका नाम पता मिल जाना चाहिए, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो अपने करीब खड़े शख्स पर चीखा तो वो सर हिलाकर निकल गया। दिलावर खान गुस्से से काउंटर की सिमत बढ़ते शराब की बोतल थामता मुंह को लगा गया। तुम जो भी हो, तुमने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। दिलावर खान चीखा था और बोतल सामने दीवार पर दे मारा। पाशा, दिलावर खान चाहिए मुझे। वो दूसरी सिमत टीवी देखते रायान पाशा से बोला तो पाशा हुक्म की तामील करने को बाहर निकल गया। दिलावर खान का वक्त तो करीब था, बहुत करीब। मलीशा मैडम डेविल आपसे मिलना चाहता है। मीशा मैडम डेविल आपसे मिलना चाहता है। वो डेविड के ठिकाने पर मौजूद उसके ऑफिस में सरबराही कुर्सी पर बैठी थी। हाथ में थामी सिगरेट का धुआं हवा में तहलील होता हुआ उसके खोए अंदाज को वाज़ेह कर रहा था। क्यों मिलना चाहता है वो मुझसे? सरद अंदाज में पूछा तो मुकाबिल चंद पल खामोश रह गया। मैडम, बॉस डेविड के सबसे करीबी आदमी थे। उनकी गैर हाजिरी में बहुत से काम अल्तवा का शिकार हो रहे हैं। इसी सिलसिले में डेविड आपसे मिलना चाहता है। अदब से हाथ बांधे सर झुकाए कहा तो वो सर हिला गई। ठीक है, गाड़ी तैयार करो। सिगरेट का आखिरी कश लेते बाकी सिगरेट एस्ट्रे में मसल दी। तो भला आखिर मुलाकात का वक्त आ ही गया डेविल। मैं जानती हूँ मेरे इस रूप को देखकर तुम्हारे अंदर का हवसज़दा कुत्ता भौंक रहा है, मगर तू जानता नहीं है, तूने अपनी मौत को दावत दी है। वहाँ से बाहर निकलते पुरसोच अंदाज में खुद से बड़बड़ाई। डेविल वो शख्स था जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। एक मासूम लड़की से वो मैश बन गई। सिगना तक भी वो डेविल के खात्मे के लिए ही आई थी। उसका सबसे पहला टारगेट डेविल की नज़रों में आना था। इसी मकसद के लिए वो डेविड से मिली और उसे अपनी अदाओं के जाल में फंसाया। डेविड ने उसे अपने तमाम कामों से आगाह किया और सबके सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर मुतारिफ करवाया। डेविड तक रसाई के लिए उसे डेविड को मंजर से हटाना था। तब ही उसने डेविड को अगवा किया और उसकी जगह खुद संभाली। और आज एक लंबे इंतज़ार के बाद डेविल ने खुद उसे बुलाया था। डेविल अंदर है मैडम और बेताबी से आपके मुंतज़िर है, आप जा सकती है। वो डेविल की नगरी में पहनी तो उसकी आंखों पर बंधी पट्टी हटाई गई जो यहाँ आने से पहले बांध दी गई थी। उनके बताने पर वो सर हिलाते अंदर आ गई। ये जगह बज़ाहिर शानदार और खूबसूरत सी इमारत थी। जहाँ बेशुमार कमरे थे वो उनके बताए गए कमरे में आ गई, जहाँ सिर्फ डीम लाइट जल रही थी, बाकी तमाम रोशनियाँ बंद थी। आओ मीशा आओ, बहुत इंतज़ार था
मुझे तुमसे मिलने का। आखिर मुलाकात हो ही गई। उसकी सपाट और भद्दी सी आवाज़ सुनकर मैश ने बमुश्किल अपनी मुट्ठियाँ भींचते हुए खुद को काबू किया। ज़रा नवाजी है आपकी डेविल, मुझे भी आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था। अंदरूनी हालात के बरअक्स लहजे को पुरजोश बताते हुए बोली। आओ ना, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे बहुत सी ज़रूरी बातें करनी है। डेविल ने अपने साथ सोफे पर इशारा किया तो वो खुद को संभालती उसके करीब बैठ गई। तुम जानती हो ना डेविड और मैं क्या बिजनेस करते हैं। वो उससे कुछ फासला रखते बैठ गई। जब उसके पूछने पर इस में सर हिलाया। जी डेविल, मैं सब जानती हूँ, पूरे एतमाद के साथ बोली तो डेविल मुस्कुराया। उसके चेहरे पर मुकम्मल अंधेरा था। मैश कोशिश के बावजूद उसे देख नहीं पा रही थी। शाबाश, मैं चाहता हूँ अब ये सब तुम संभालो, पुरसोच अंदाज में बोला तो उसने सर हिलाया, जिस पर डेविल उसे उसके काम की नौयत समझाने लगा। वो ड्रग्स और ऑर्गन स्मगलिंग का धंधा करते थे। दूसरे ममालिक और शहरों से ड्रग्स मंगवाकर उसे शहर में मुख्तलिफ लोगों तक सप्लाई करते थे। मैश अपनी मंजिल के एक कदम मजीद करीब आ गई थी। अब बस इंतज़ार था तो एक मौके का। माजी उनके निकाह को 1.5 साल गुजर चुका था और इन्हीं दिनों सारी तहकीक करने पर हसीब दुर्रानी को इल्म हुआ कि काजिम आफंदी की सारी जायदाद गिरवी रखी हुई है और उन पर बेशुमार कर्जा था। इस पल उन्हें अपनी जल्दबाजी पर तैश आया था जो उन्होंने उनके निकाह में की थी। उनका रवैया पहले से बदतर हो गया था। वो बात बे बात इकरा बेगम को एहसास दिलाते थे कि उन्होंने उनसे शादी करके गलती की है। रायान और परीसा से उनका रवैया अजनबी हो चुका था। रायान एफएससी में था। वो जल्द अज जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहता था। इसी सब में मजीद 1.5 साल गुजर गया। रायान 20 साल का हो चुका था जबकि रेहा 14 साल की थी। रायान रायान बीएससी में था और उस दिन उसे कॉलेज से छुट्टी थी। वो और रेहा गार्डन में बैठे मौसम एंजॉय कर रहे थे। क्या हुआ ऑन, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। 14 साला रेहा उसका हाथ थामे उसके कंधे पर सर टिकाए बैठी थी। पता नहीं रेहा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं जल्द से जल्द कोई जॉब ढूंढकर अपना घर बनाना चाहता हूँ ताकि हम अपने घर जा सके। आसमान पर गहरे सियाह बादलों का राज था जिसकी वजह से दिन के 4-5 बजे ही रात का समासा बन जाता था। आप परेशान मत हो ऑन, अब तो आप जल्द ही अपना बिजनेस शुरू कर सकेंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पर भरोसा रखे। वो अपने ऑन को फिक्रमंद नहीं देख सकती थी। तभी उसे हौसला देने लगी तो वो सर हिला गया। दूसरी जानिब परीसा जो जब से उस घर में आई थी एक अजीब से खौफ के ज़ेरे असर थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे वो हसीन से हसीन तरीन होती जा रही थी। उसका हुस्न देखकर एक लम्हे को सामने वाला मबहूत हो जाता, लेकिन इस अरसे में उसे अपना आप अनदेखे हिसार में महसूस होता था, यूँ जैसे कोई लम्हा लम्हा उस पर नज़र रखे हुए हो। वो अंधी ज़रूर थी मगर उसकी छठी हिस्स बहुत ज़्यादा तेज़ थी। पिछले कुछ दिनों से तो ये एहसास शिद्दत पकड़ चुका था मगर वो रायान को बता नहीं पा रही थी। जब उसे खुद कुछ इल्म नहीं था तो वो भला रायान को क्या बताती। वो अपने कमरे में बैठी थी जब अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। भैयू, आप है क्या। खौफ की अजीब सी लहर उसके वजूद में दौड़ी तो बेसाख्ता पुकार बैठी। घर में इस पल सिवाय उन तीनों के और कोई था भी नहीं। सब लोग हसीब दुर्रानी के साथ बिजनेस पार्टी में गए थे। भैयू, क्या ये आप है। दूसरी सिंध खामोशी महसूस करते उसने दोबारा पुकारा मगर हुनूस खामोशी पाकर वो अपनी साइड टेबल को थामती अपनी जगह से उठी। भी उसने खौफजदा होकर ऊंची आवाज़ में पुकारना चाहा मगर तब ही कोई उसके लबों पर हाथ रखते उसकी आवाज़ का गला घोट दिया। बाहर बादल पूरी शिद्दत से बरसने लगे थे और अंदर एक बिनते हवा पामाल हो गई। वो नहीं जानती थी वो दरिंदा कौन है जो उसे खिलौना समझकर उसे नोच खसोट रहा है। उसकी आवाज़ उसके हलक में ही दबा दी गई थी। वो मासूम सी गुड़िया जिसने आज तक दुनिया नहीं देखी थी, जो अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी, आज कोई उसकी उस खुद साख्ता दुनिया को भी तबाह बर्बाद कर गया था। तकलीफ की शिद्दत से उसका गला रिंध गया। आंसू थे कि भल भल कर बहते जा रहे थे और फिर वो तकलीफ की शिद्दत से होश हवास से बेगाना होती चली गई। रेहा, मैं परी के पास जा रहा हूँ, वो कब से अकेली है, तुम यहीं रुको। उसका दिल अजीब से अंदाज में धड़का तो वहाँ से निकलता घर के अंदर की जानिब बढ़ा। वो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर जा रहा था जब अचानक एक वजूद लड़खड़ाता हुआ आकर उससे टकराया। वो इस मेंशन का पुराना मुलाजिम था। रायान ने देखा तो उसके सीने पर खंजर से वार किया गया था और वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। रायान खौफ हरास से साकित हो गया। परी, बीबी,
रायहान को कुछ समझ नहीं आया तो उसे तकलीफ से बचाने को उसके जिस्म में पेवस्त खंजर खींचकर बाहर निकाल गया, मगर इसकी बात सुनकर उसे नीचे बिठाते खंजर थामे ही तेजी से ऊपर परी के कमरे की सिमत बढ़ा। उसने परी के कमरे का दरवाजा खोला तो सामने दिखाई देता मंजर देखकर सातों आसमान उसके सर पर टूट गिरे। उसकी मासूम गुड़िया जैसी बहन नीम बरहना हालत में होशो हवास से बेगाना पड़ी थी। जिस्म से जान निकलना कैसा होता है ये इस पल कोई उससे पूछता। वो बेजान कदमों से चलता उस तक आया और कांपते हाथों से उस पर बिस्तर उड़ाना चाहा। जब नीचे से चीख की आवाज़ पर उसने नासमझी से उस सिमत देखा। कुछ ही देर बाद उसे इस जानिब किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल तकलीफ की शिद्दत से फटने के करीब था। तभी वो नम होती आंखों से परी पर चादर डालने लगा। वो अपनी बहन की मजीद बेहुरमती सह नहीं सकता था। तभी किसी ने उसे बाजू से थाम कर अपनी जानिब घुमाते जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ा। वो हक्का बक्का मुंह पर हाथ रखे मुकाबिल को देखने लगा। अब हाल ब्रॉड। वो नाश्ते के लिए टेबल पर आकर बैठा तो रेहा नाश्ता सर्व करने लगी। रायान के लाख मना करने के बावजूद भी छोटे छोटे काम करने से बाज नहीं आती थी। तभी रायान खुद ही उसकी ढिठाई देखता खामोश हो गया, मगर आज वो खिलाफ मामूल उदास और दुखी थी। तभी पाशा ने उससे पुकारा। उसने पाशा की सिम देखा तो वो रेहा की जानिब भी इशारा कर रहा था, मतलब साफ था उसकी नाराजगी दूर की जाए। पाशा जाओ और तुम्हें जो काम सौंपा है वो पूरा करो। रायन बेजारी से उसे सामने से हटा गया। पाशा भी उसके हुक्म पर सर हिलाता वहां से निकलता चला गया। क्या मसला है तुम्हारे साथ रेहा हसीब? रायन खाना छोड़ते दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाए संजीदगी से बोला। मुझे कोई मसला नहीं है, आप नाश्ता करें। रेहा खुफगी से संजीदा होती बोली तो वो उसे घूर कर रह गया। ये नखरा और नाराजगी दिखाकर क्या साबित करना चाह रही हो तुम रेहा हसीब? भूल गई हो तो याद दिला दूं, ये रिश्ता सिर्फ एक जिम्मेदारी है जो मुझ पर किसी अपने ने डाली थी। आप मेरी महबूबा नहीं है जो मैं आपके नाज नखरे बर्दाश्त करूं। 2 दिन से इसे मुंह सजाए मुंह फुलाए फिरता देख आज वो टोके बिना ना रह सका। मैं आपको कुछ कह रही हूँ? नहीं ना, फिक्र मत करें, मैं अपनी औकात अच्छे से जानती हूँ। और मेरे नखरे और नाराज़गी की परवाह क्यों हो गई आपको, जबकि आपकी महबूबा तो कोई और है। वह मुश्किल अपनी आंखों को नम होने से रोकते बोली। रायन उसकी औकात वाली बात पर मुठ्ठियाँ भीज गया। तो फिर ऐसा मुंह बनाकर मेरे इर्द गिर्द भी मत घूमो। मेरे घर में जो मौजूद मुलाजमीन की नज़र में तुम मेरी बीवी हो, सो मुझे मशकूक करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे कैसे कह देता कि उसका ये अंदाज उसके मूड पर असरअंदाज हो रहा था। तो सीधा सीधा कहे ना, मेरा चेहरा बर्दाश्त नहीं है आपको, यही सब करना था तो क्यों लाए थे मुझे यहाँ पर? जाने देते पागल खाने। वो बेसाख्ता रो दी। राया ने दांतों पर दांत जमाते ये सब देखा था। परी से बात कर रहा था मैं उस रोज़। मोमिन एक सुराख से डूबा 2 बार डसा नहीं जाता। औरत और मोहब्बत से भरोसा बरसों पहले उठ चुका है मेरा। अब गले में पड़ा एक ढोल बजा लो, यही बहुत है। सो बेफिक्र रहो, फिलहाल कोई सौतन नहीं है तुम्हारी। सर्द सपाट अंदाज में बोलता वो उसे हैरान परेशान छोड़ गया था। रेहा को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसने उसे सफाई दी, मतलब रेहा के आंसू उसकी नाराजगी का रायान पर असर होता था। जबकि रायान वहां से जा चुका था, उससे अपने दिल पर गुस्सा था जो एक बार फिर रेहा के सामने बेबस हो गया था। उसके जाने के बाद वो कितनी देर बेयकीनी से उसकी जगह देखती रही। वो परी से बात कर रहा था। ये नाम सुनते ही जलन तो मिटी ही थी, साथ ही माजी पूरी शिद्दत से जहन के पर्दे पर नमूदार हुआ। परी का मासूम चेहरा याद आते ही उसे अपना आप भी मुजरिम लगने लगा। वो गुड़िया जैसी लड़की आज भी उसे याद थी, जो इतनी प्यारी थी कि हर किसी को उस पर प्यार आता था। वो खुद को भी परी का मुजरिम समझती थी। अगर वो चाहती तो परी को इंसाफ दिला सकती थी, मगर वो खामोश रही। उसकी यही खामोशी परी और रायान की जिंदगी बर्बाद कर गई। काश उसने उस पल वो कसम ना खाई होती। काश फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है। मैं मस्जूद मलाइक हूँ, मुझे इंसान रहने दो। कौन है यहाँ? कोई है? खोलो मुझे। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, खोलो। दिलावर खान को होश आया तो वो एक अंधेर नगरी में कैद था। यूँ लगता था जैसे वो कब्र में हो। उस पर वहाँ रोशनी के लिए कोई हल्की सी भी सबील नहीं थी। मुझसे बेहतर तुम्हें कौन जानता है दिलावर खान? अचानक एक सिम से दरवाज़ा खुलने की वजह से हल्की सी रोशनी पैदा हुई, जो अगले ही लम्हे बंद हो चुकी थी। कौन कौन हो तुम? उसकी गंभीर आवाज़ पर दिलावर खान खौफजदा हुआ। उसे अच्छे से याद था, शराब के नशे में धुत वो वहीं सोफे पर गिरा था जब अचानक कोई वजूद उसके करीब आया। वो मुकाबिल को देख नहीं सका था। वो जो कोई भी था, उसने उसके मुंह पर कोई चीज़ रखी और फिर उससे आगे उसे कुछ भी याद नहीं था। जब उसे होश आया तो वो उसे इस अंधेरे कमरे में मौजूद पाया।
तुम्हें ही तो मुझसे मिलने की ख्वाहिश थी ना दिलावर खान, और अब पूछ रहे हो कौन हूँ मैं? आवाज़ में सर तासुर के साथ साथ उदासी का रंग मिलाते पूछा तो दिलावर खान ने थूक निगला। ब्रॉड? अचानक उसके जहन में झमाका हुआ। आज तक उसके साथ हुए तमाम मसाइल में ब्रॉड का नाम लाजमी शामिल था। हाँ, आहा, आखिर पहचान ही लिया तुमने। वेरी गुड। मगर तुम्हें पता है दिलावर खान, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। वो चलता हुआ उसके करीब आ गया। तभी दिलावर खान ने आवाज़ पहचानने की कोशिश की। क्यों? उसने शायद वजह जाननी चाहिए थी जिस पर वो उसे बेवकूफ़ कह रहा था। नहीं, मतलब सामने दुश्मन था और तुम उसे पहचान नहीं सके। वेरी बैड दिलावर खान। उसके बोलते ही अचानक पूरा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। दिलावर खान सामने देखते चौंका। रायान काजिम, तो रायान काजिम ब्रॉड था। इतना अरसा जिसके सामने वो जी हुजूरी करता रहा, वही इंसान पीठ पीछे उसे आसमान से ज़मीन पर ले आया था। तुम्हें क्या लगा था रायान काजिम तुम्हारा दोस्त है? रायान काजिम किसी दरिंदे का दोस्त नहीं है। तुम जैसा वहशी जो दवाइयों के नाम पर इंसानों में जहर तकसीम करता हो, उसे रायान काजिम की जानिब से मौत तो मिल सकती है, दोस्ती नहीं। अपनी पुश्त से खंजर निकालते उस पर से कवर हटाया। क्या चाहते हो तुम? खंजर देखकर उसकी आंखें खतरनाक हद तक फैली थीं। तुम्हारी मौत। तुम्हें क्या लगता है मुझे मालूम नहीं है कि तुम दवाइयों के नाम पर इटली किस चीज़ की स्मगलिंग करते हो? आज मैं इसी तरह तेरे आज़ा निकालूंगा जिस तरह तुम मासूम बच्चों के निकालता है। इसी तरह तेरी ये चमड़ी उधेड़ूंगा जिस तरह तू उन बेगुनाह लड़कियों की जिल्द की स्मगलिंग करता है। रायन आंखों में तैश लिए उसके सामने झुका तो उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। देखो, मुझे माफ़ कर दो, मैं सब छोड़ दूंगा। मौत को देखकर तो अच्छे अच्छों की अकड़ निकल जाती है, तो फिर वो क्या चीज़ था? माफ़ी? तुझ जैसे शैतान को सिर्फ ऊपर वाले से मिल सकती है। चल 10 मिनट देता हूँ तुझे, उससे माफ़ी मांग ले, क्योंकि मैं इंसान हूँ और मुझ में इतना ज़र्फ हरगिज़ नहीं है। रैन सीधा होते संजीदगी से बोला। मुझे माँ। इससे पहले वो दोबारा माफ़ी मांगता, रैन हाथ में थामे खंजर की पिछली साइड उसके दांतों पर मारते उसके आगे वाले कई दांत तोड़ चुका था। ऐसे वक्त में माफ़ी करके तू सिर्फ मौत से बचना चाहता है, जबकि तेरी आंखों में रत्ती भर भी नदामत की झलक तक नहीं दिखाई दी मुझे। इसे इसी अंदाज में बोलते देख रायान उसे बालों से थामते उसका चेहरा अपने सामने कर गया। तुझे अवाम ने अपना नुमाइंदा चुना था अपनी मदद करने के लिए, मगर तूने क्या किया? उसी अवाम के बच्चों को छीनना शुरू कर दिया। उन मासूम लड़कियों की इज्जतों को रौंदते तुझे एक पल को खौफ खुदा नहीं आया? चाकू से उसके गाल पर गहरा कट लगाते सर्दंदाज में बोला। आह! मुंह से निकलते खून और तकलीफ को नज़रअंदाज करते वो अपने चेहरे पर फैलते दर्द से चीख उठा, मगर रायान का हाथ नहीं रुका था। वो उसके पूरे जिस्म पर जा बजा कट लगाता गया। जब कानून तुझ जैसे वहशी दरिंदों के हाथों का खिलौना बन जाए, तब हम जैसों को गुंडा बनना पड़ता है। आज इस मुल्क में गुंडा वो नहीं है जो बुराई फैलाए, बल्कि वो है जो उस बुराई को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करे। और रायान काजिम को फ़क्र है कि वो गुंडा है। खंजर पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन के आर पार करते हुए एक झटके में उसका काम तमाम कर गया था। पाशा। खंजर इसके कपड़ों से साफ करते वापस होल्डर में डाला और जोरदार आवाज ने पाशा को पुकारा, जो अगले ही पल सामने मौजूद था। ले जाओ इसकी लाश को और किसी नाले में फेंक दो। अगर इसकी किस्मत में कब्र हुई तो कोई तरस खा लेगा। सदअंदाज में हुक्म देता वहां से निकलता चला गया। वाह हाशा, क्या एडिटिंग की है, मान गया तुम्हें। तुमसे तो लव यू है यार, कमाल के बंदे हो तुम। लैपटॉप पर दिलावर खान की फैक्ट्री की वीडियो देखता वो खुद से बोला तो पास बैठे अजमीर और पाशा ने उसे घूरा। अजमीर सर, आपके साले साहब को कोई दिमागी बीमारी है क्या? पाशा ने अजमीर को देखते संजीदगी से पूछा, जिस पर हाथ की मुस्कुराहट सिमट गई। पता नहीं यार, मैं भी 3 साल से यही मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अजमीर कंधे उचकाते हुए बोला तो उस खुली बेइज्जती पर हाथ मुंह बसोर गया। नहीं मतलब क्या है आपका जीजा जी? मैं क्या शक्ल से पागल लगता हूँ? इतने हैंडसम वकील की बेइज्जती करते आप दोनों का दिल नहीं कांपा? हाथ की दुहाई पर वो दोनों कान लपेट गए। हाथ जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था वो हो गया। अचानक रायन की आवाज़ पर वो अपना रोना भूलता संजीदा हुआ। रायन ने उसे दिलावर खान की कुछ पुरानी फाइल्स निकालने का कहा था। जी ब्रॉड, मैंने फाइल्स निकाल ली थी। उसे आज ही मालूम हुआ था कि रायन ही ब्रॉड है और तब से बेचारे का सांस खुश्क हुआ पड़ा था। ठीक है, अब ये फाइल्स, वीडियो और दिलावर खान के मरने की खबर किसी भी न्यूज़ चैनल वालों को भेज दो। आवाम को मालूम होना चाहिए कि उनके सर से कितना बड़ा बोझ हल्का हो चुका है। वो चलता हुआ आकर उनके सामने बैठा तो वो सर हिला गया।
पाशा पाशा लैपटॉप पर मसरूफ था जब रायान की आवाज़ पर चौंका। जी ब्रॉड। वो सब काम छोड़ता रायान की सिर्फ मुतवज्जा हुआ, जिसका चेहरा हद दर्जा संजीदा था। तुम यही रुको अजमीर और हाथ, तुम दोनों वापस जा सकते हो। उसके नए हुक्म पर हाथ पहली फुर्सत में से सब समेटता उठा था। अजमीर भी वहां से निकलता चला गया। जी ब्रॉड। उनके जाने के बाद पाशा उसके करीब आते संजीदगी से बोला, जाओ पैकिंग करो, तुम आज शाम की फ्लाइट से इटली जा रहे हो। रायन के लबों से निकलते अल्फाज पर पाशा हैरत में डूबता उसकी सिम देखे गया। सब खैरियत ब्रॉड? चेहरे के तासुरात सपाट करते पूछा। दिल की धड़कन तो बस मौके की तलाश में रहती थी। उस दुश्मन जा का जिक्र आते ही स्पीड पकड़ने लगती। मुझे अभी खबर मिली है कि डार्क को प्रिंसिपा के बारे में खबर हो चुकी है, मौके की तलाश में है। तुम अच्छे से जानते हो प्रिंसेस हमारी कमज़ोरी है और डार्क उन पर हमले की जी तोड़ कोशिश करेगा। मैं यहाँ सब मामला छोड़कर वहाँ नहीं जा सकता, इसीलिए तुम्हें जाना होगा। रायन की बात पर वो भी फिक्रमंद हुआ। जो आपका हुक्म ब्रॉड। मैं अभी निकलने की तैयारी करता हूँ। उन्हें वहाँ अकेला रखना खतरे से खाली नहीं है। वो चाहकर भी अपनी फिक्रमंदी छुपा नहीं सका था। ठीक है, जाओ। रायन सर हिला गया तो पाशा तेजी से वहाँ से निकला। रायन की नज़रों ने दूर तक उसका ताक़ुब किया था। अब माजी। घटिया, बेगैरत इंसान, ये क्या किया तुमने? इस मासूम के साथ क्या किया तुमने? हसीब दुर्रानी को अपने सामने खड़े नफरत से खुद को देखता पाकर रायान साकित रह गया। क्या कह रहे हैं थे वो? मैंने? वो जिसका दिमाग पहले ही सूरत हाल पर माऊफ हो चुका था, उनके इल्ज़ाम पर वो रद्द अमल तक नहीं दे सका। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई अपनी बहन के साथ ऐसा करते हुए? सौतेली ही सही, बहन तो थी ना। एक नज़र परिसा के चेहरे पर मौजूद निशानात पर डालते उन्होंने उसे गिरेबान से थामा। मैंने ऐसा नहीं किया, ये सब मैंने नहीं किया। वो तो खुद उन सब हालात से शदीद खौफजदा हो चुका था। भले ही वो 20 साल का एक नौउम्र लड़का था, मगर ऐसे हालात में अच्छे अच्छों की समझ बूझ खत्म हो जाती है। बकवास बंद करो अपनी। एक तो इतना बड़ा गुनाह किया और उसके ऊपर से झूठ बोल रहे हो। तुम जानी ही नहीं, कातिल भी हो। ये उस मुलाजिम का कत्ल भी किया है तुमने, जिन गुनाहों के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। उनका इल्ज़ाम उसके सर लगा दिया गया था। मैंने ऐसा नहीं किया, वो चीखा था, मगर वहाँ यकीन करने वाला कोई नहीं था। रेहा, तुम बताओ ना, मैं तो तुम्हारे साथ था ना। बताओ ना सॉफ्टी, मैंने ये नहीं किया। परी बहन है मेरी, मैं कैसे? वो तेज़ी से रेहा की सिमट बढ़ा, जो खुद साकित सी खड़ी सब देख रही थी। बोलो ना सॉफ्टी, चुप मत रहो। मैं अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकता। रायन ने उसे दोनों बाजुओं से थामते झिंझोड़ा, जो पत्थर की मूरत बन चुकी थी। रेहा की खामोशी तुम्हारे झूठ को जाहिर कर रही है। रायान काजिम, एक दरिंदे हो तुम। तुमने ना सिर्फ परिसा की इज्जत पामाल की, बल्कि मुलाजिम का भी कत्ल कर दिया। हसीब दुरानी एक बार फिर आगे बढ़े। रेहा बाहर थी जब वो वापस आए। वो उनके साथ अंदर आ रही थी जब सीढ़ियों के पास खून देखकर उसके मुंह से बेसाख्ता चीख बुलंद हुई। बाकी सब ने वहां देखा तो उसकी आखिरी सांसों में ऊपर की सिमत इशारा करने पर सब ऊपर की सिमत भागे, मगर कमरे का मंजर देखकर हर कोई साकित तो जामिद रह गया था। रेहा की नज़र एक नुक्ते पर साकित हुई थी और उसका दिमाग माऊफ हो गया। उस लम्हे बेसाख्ता वो खुद से ज़बान ना खोलने का अहद कर गई, क्योंकि वो जानती थी रायान परिसा का भाई था, उस पर इल्ज़ाम झूठा साबित हो ही जाएगा। मगर अगर वो ज़बान खोलती तो सब तबाह हो जाता। रायान के पूछने पर भी वो नहीं बोली। परिसा की हालत उसकी रही सही समझ भी खा गई। 14 साला रेहा पत्थर हो गई थी। रायान उसे झंझोड़ता रहा था, मगर वो नहीं बोली। उसके सामने उसकी मोहब्बत पर इल्ज़ाम लगा, वो खामोश रही। रेहा, बोलो ना प्लीज़, मेरी बहन। रायान ने एक आखिरी बार उससे इल्तिजा की, जो बड़ी आसानी से उस पर किसी और को चुनकर उसे जिल्लत के दलदल में उतार गई थी। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, नहीं जानती किसने किया ये। वो रोते हुए नफ़ी में सर हिलाते चीखी। उसकी हालत पर सबको यकीन हो गया था कि रायान ही मुजरिम है, वरना वो सबसे पहले उसके हक़ में गवाही देती। चुप रहे आप सब। मेरी परी। इकरा बेगम को अचानक होश आया तो परिसा की सिमत मुतवज्जा हुई, जो बेहोश थी। जल्दी चले, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा हमें, शुजा इकरा बेगम से बोला तो वो उसके साथ तेज़ी से बाहर निकल गई, जबकि हसीब दुर्रानी और ताबंदा बेगम उसे खून शाम नज़रों से घूर रहे थे। परी। रायहान ने उनके पीछे जाना चाहा, जब हसीब दुर्रानी उसकी बाजू थामते उसे खींचते हुए बाहर ले गए, जबकि रेहा जहाँ थी वहीं बैठती चली गई। हसीब दुरानी ने पुलिस को फ़ोन किया और रायान को पुलिस के हवाले कर दिया। वो चीखता रहा, कहता रहा उसने ये सब नहीं किया, मगर वो कान लपेट गए। रेहा कमरे में होने की वजह से उनकी हरकत से अनजान थी। 2 दिन बाद परिसा को होश आया, मगर वो सदमे से खामोश होकर रह गई थी। उसने लबों से एक लफ्ज़ नहीं निकाला था। सारा दिन हॉस्पिटल के बेड पर खामोश लेटी रहती। जबकि दूसरी सिमत रायान का केस अदालत में पहुंचा तो हसीब दुरानी ने रेहा को अदालत में हाजिर नहीं होने दिया।
उनकी और ताबिंदा बेगम की गवाही पर रायान को 10 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा हो गई। ममा ममा ऑन कहाँ है? वो 2 दिन बाद रेहा ने दिमाग के चलने पर हालात का जायज़ा लिया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो इकरा बेगम के पास पहुंची। बेटा, वो तो इस सदमे से बेहाल हो चुकी थी कि वो अपनी बहन की अमानतों का ख्याल नहीं रख सकी। ये एहसास अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रहा था। रायान को मैंने मुल्क से बाहर भेज दिया है। यहाँ रहता तो परिसा के केस में फंस जाता। हसीब दुरानी की बात पर वो लब भींच कर रह गई। वक्त गुजरने लगा। परिसा की खामोशी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। रेहा के सवालों से तंग आकर उन्होंने उसे बोर्डिंग भेज दिया, जबकि इकरा बेगम बमुश्किल 2 साल ये तकलीफ सह सकी और फिर एक दिन खामोशी से राह अदम को सुधार गई। परिसा की देखभाल की जिम्मेदारी से बचने के लिए उन्होंने उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दिया, जहां से चंद दिन बाद उन्हें उसके लापता होने की खबर मिली। उनके सर पर तो वैसे भी बोझ थी, सो किसी ने उसके बारे में पता करवाना ज़रूरी भी नहीं समझा था। रेहा 4 साल बाद वापस घर लौटी तो उसे रायान के जेल जाने और परिसा की गुमशुदगी की खबर मिली, जिस पर वो कितने ही दिन कमरे तक महदूद होकर रह गई। उसने जेल में मौजूद रायान की खबरगिरी करना चाही, मगर वो वहाँ होता तो मिलता। उस दिन के बाद से वो हर किसी से लापरवाह हो गई। उसे उस घर और घर वालों से वहशत होने लगी थी, जिन्होंने रायान को बचाने की बजाय उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी। और सबसे ज़्यादा नफ़रत उसे खुद से थी। वो सारा सारा दिन अपने कमरे में गुजार देती या पढ़ाई में खुद को मसरूफ़ कर लेती। उसके कमरे की दीवारें रायान के नाम और उसके लिए लिखे गए अशार से भरी हुई थी। और फिर अचानक ही उस शहर में रायान काजिम का नाम गूंजने लगा। रेहा ने कई बार उससे मिलने की कोशिश की, मगर वो जैसे हर तरफ होकर भी कहीं नहीं था। इन सब वहशतों में ज़िंदगी 12 साल आगे बढ़ गई थी। अब हाल। पाशा पाशा मेंशन से बाहर निकल रहा था जब रेहा उसे देखते उसकी तरफ बढ़ी तो पाशा उसकी आवाज़ पर वहीं रुक गया। जी रेजीना, अदब से नज़र झुकाते पूछा। कहाँ जा रहे हो तुम? जब से रायान ने परी का जिक्र किया था तब से उसका दिल उससे मिलने को बेताब था। रायान तो उसे बताने से रहा तो आखिरी सहारा पाशा ही था। रेजीना, मैं ब्रॉड के हुक्म पर इटली जा रहा हूँ। खैरियत? आपको कोई काम था? उसके लिए मखसूस लफ्ज़ रेजीना मलिका इसकी हैसियत बावर करवाने को काफ़ी था। तभी वो उसकी किसी बात से इनहराफ नहीं कर सकता था। क्या तुम जानते हो परी, मेरा मतलब परिसा काजिम कहाँ है? उसके सवाल पर पाशा उसके चेहरे को देखने पर मजबूर हो गया, मगर अगले ही पल सर झुका गया। मैं समझा नहीं रेजीना, आप क्या जानना चाहती है? वो अजीब कश्मकश में घिर गया था। मैं पूछ रही हूँ परिसा कहाँ है, वो रायान तक कैसे पहुँची? और मैं जानती हूँ, तुम सब जानते हो। वो सख्ती से बोली। पाशा, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो गया है, तुम जा सकते हो। रायान की सर्द आवाज़ पर वो चौंकी। पाशा सर हिलाता हुआ वहाँ से निकलता चला गया। क्या चाहती हो तुम? परिसा मेरी बहन है, उसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, सो उसके मामलात से दूर रहो। रायान चलता हुआ उसके सामने आकर रुकते सख्ती से बोला तो शर्मिंदगी से सर झुका गई। मैं परी से मिलना चाहती हूँ ऑन, प्लीज़, वो आहिस्ता से बोली, जबकि रायान दांत पीस कर रह गया। क्यों? देखना चाहती हो कि वो जिंदा है या मर गई? जो कुछ दुरानी मेंशन वालों ने मेरी बहन के साथ किया है, इसका हिसाब देना होगा उन्हें। इस भूल में हरगिज़ मत रहना कि मैं किसी को भी बख्श दूंगा। रायान की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। मैंने खुद से अहद किया था, आपने नहीं। आप अपने हर मुजरिम को सज़ा दें, मैं कभी आपको नहीं रोकूंगी। रेहा अगर अब भी उसकी राह में रुकावट बनती तो खुद से भी नज़ें ना मिला पाती। मेरी सबसे बड़ी मुजरिम तो तुम हो रेहा। हसीब, अपने बारे में क्या कहना चाहोगी? 2 कदम उठाता वो उसके करीब हुआ तो रेहा उसे देखने लगी। बोलो ना रेहा। हसीब, मेरी मुजरिम तो तुम हो, अपने लिए क्या फ़ैसला करोगी तुम? उसे खामोश खड़ा देखकर रायान 2 कदम उसके करीब होते हुए बोला। जो भी सज़ा दे मैं उफ तक नहीं करूँगी। अपनी मोहब्बत को बीच मझधार में छोड़कर जो गुनाह मैं कर चुकी हूँ उसकी कोई माफ़ी नहीं है। उसकी आंखों में आंखें डालते अज़म से बोली तो चंद पल को रायान साकित रह गया। तुम्हें मालूम है, जब किसी ऐसे शख्स से ज़र्ब लगे जो आपके दिल में बसता हो तो वो ज़र्ब रूह की गहराइयों तक असर करती है। दिल मुर्दा हो जाता है, जैसे 12 साल पहले मेरा दिल मर गया था। तमस्सकराना मुस्कुराकर बोलता वो ना चाहते हुए भी अपनी तकलीफ उस पर आश्कार कर गया था। ऐसा मत बोले ऑन, प्लीज़, मुझे एक मौका दे दे बस। वो चलती हुई उसके सामने आई, जो बात करते करते रुख फेर चुका था। माफ़ी चाहिए तुम्हें? उसे दोनों कंधों से थामकर अपने बेतहाशा करीब करते पूछा तो वो सांस रोक गई। इन दोनों के चेहरों के दरमियान महज चंद इंच की दूरी थी। रेहा बेसाख्ता इस बात में सर हिला गई। तो ठीक है, आज मैं तुम्हें मौका देता हूँ। जिस दिन तुम रायान काजिम को जान लोगी उस दिन मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तुम्हें जानना है ना परी कहाँ है, मुझ तक कैसे पहुंची? वो तो
पहुंची वो, तो जाओ मालूम कर लो, फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमने गलती की थी या गुनाह। उसकी आंखों में आंखें डाले संजीदगी से पूछा तो वो उसे देख कर रह गई। मगर मैं कैसे? उसे समझ नहीं आया था वो कहाँ से जान पाती रायान का माजी, क्योंकि सिर्फ पाशा एक शख्स था जिसे ये सब मालूम हो सकता था, मगर वो भी पाकिस्तान में नहीं था। ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। उसे झटके से छोड़ता हुआ वहां से निकलता चला गया। रेहा काफी देर तरीका सोचती रही। उसे डर भी लग रहा था, न जाने उसका माजी कैसा दर्दनाक होगा, मगर उसे सब जानना भी जरूरी था। वो सारा वक्त लाउंज में बैठी रही। रात को देर से कमरे में वापस आई तो रायान बेड पर लेटा सो रहा था। रेहा उसके मासूम से चेहरे को देखती बेसाख्ता चलती हुई उसकी जानिब बढ़ गई। क्या किया, क्या क्या सहा होगा आपने रायान? मेरे ऑन, इतने सख्त दिल कैसे हो गए? प्लीज़ अल्लाह जी, ऐसा कुछ ना हुआ हो जो मैं सह ना सकूं। दूसरी जानिब से घूमकर वो उसके चेहरे के करीब आ बैठी, जो सोया हुआ बहुत मासूम लग रहा था। छोड़ो, छोड़ो मुझे। रेहा उसका चेहरा देखते देखते वहीं बेड से टेक लगाए सो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब रायन बेसाख्ता नींद में बड़बड़ाया था। छोड़ो। वो अपने जिस्म को नोचते न जाने खुद को किस गिरफ्त से छुड़ाना चाह रहा था। रेहा उसकी आवाज़ सुनती उठी और उसकी हालत देखती परेशान हो गई। ऑन, ऑन, आप ठीक है? रेहा उसका चेहरा थामते उसे पुकारने लगी। वो एकदम आंखें खोलकर तेजी से बेड से उठते बाहर निकल गया। रायान, ऑन कहाँ जा रहे हैं? रेहा उसे बेखुदी की हालत में बाहर जाता देख तेजी से उसके पीछे भागी, जो अपने ऑफिस की सिम जा रहा था। कहाँ है, कहाँ गई? रेहा ने देखा उसके हाथ कांप रहे थे और वो कोई चीज़ तलाश कर रहा था। उसकी हालत देखती रेहा रोने वाली हो चुकी थी। ऑन अपनी मतलूबा निशान ना मिलने पर अपनी मतलूबा शय ना मिलने पर वो तोड़ फोड़ करने लगा तो रेहा जल्दी से उसके हाथ थाम गई। रायन की सुर्ख बेचैन आंखें उसे खौफजदा कर रही थी। मुझे वो चाहिए रेहा, मुझे वो ला कर दो। वो संजीदगी मगर तकलीफ उदा लहजे में बोला तो वो उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम गई, जिसका जिस्म पसीने से शराबूर हो चुका था। क्या 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 चाहिए आपको रेहा? रेहा की जान, बताएं मुझे, मैं सब ला दूंगी आपको। रेहा समझ चुकी थी वो होश में बिल्कुल नहीं है, तभी उसे बच्चों की तरह पुचकारने लगी। वो दवाई नहीं, नहीं, ड्रग्स, हाँ हाँ, ड्रग्स है, वो मुझे चाहिए, वो अभी। उसकी बात सुनकर रेहा सुन्न हो गई। क्या उसकी ये हालत ड्रग्स की वजह से थी? आप ड्रग्स ले रहे हैं रायान? उसे सदमे से कहते उसका चेहरा छोड़ गई। नहीं, मैं नहीं लेता। वो देते हैं। अब नहीं, कभी कभी लेता हूँ। अभी मुझे चाहिए वो दोबारा पैनिक करने लगा था। रेहा को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। मुझे दो दो मुझे सांस नहीं आ रहा। वो गहरे गहरे सांस भरने लगा। आंखें सुर्खी से भर चुकी थी। ऑन। रेहा बेसाख्ता उसे गिरेबान से थामते खुद पर झुका गई। रेहा के लम्स पर वो साकित हुआ था। जिन सांसों और सुकून को वो ड्रग से पाना चाहता था, रेहा वो सुकून उसे फराहम कर रही थी। रायन नासमझी से खुद को उसके सहारे छोड़ गया। चंद लम्हों बाद रेहा उससे दूर हुई। लड़की होकर उसने पहल की थी, मगर रायान की नीम मुर्दा सी हालत उसकी सोचने समझने की सलाहियत सल्ब कर चुकी थी। मेरे होते हुए आपको किसी ड्रग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑन, मेरी जान भी कुर्बान है आप पर। वो अब भी नासमझी से उसे देख रहा था जब अचानक चक्कर सा आने पर नीचे बैठा तो रेहा उसे संभालती खुद भी वहीं बैठ गई। आई मिस यू सॉफ्टी। वो उसके सीने पर सर रखे बंद आंखों से उदासी से बोला तो वो तड़प उठी। मैं आपके पास हूँ मेरे शहजादे। रेहा बेसाख्ता उसके माथे पर लब रख गई, जो नम आंखों से आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून हो रहा था। उसे अब ड्रग्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, जब कभी माजी जहन को जकड़ लेता तो वो सुकून की तलाश में उन ड्रग्स तक आता था, मगर आज रेहा के लम्स ने उसमें से वो तलब भी मिटा दी थी। वो दोनों बाजू उसके गिर्द जोर से बांधते वहीं आंखें मूंद कर सो गया। रेहा की नज़र मुसलसल उसके चेहरे पर टिकी थी। वो नहीं जानती थी रायान को सुबह कुछ याद होगा भी या नहीं, मगर उसे ये खुशी थी कि वो पुरसुकून हो चुका था। रात अब शायद यहीं गुजरनी थी। नाजरीन, आपको बताते चले MNA दिलावर खान का हुआ बेरहमाना कत्ल और साथ ही उन पर लगे कई इल्ज़ामात की तस्दीक कर दी गई है। दिलावर खान बहुत सी गैर कानूनी सरगर्मियों में मलबूस था, मगर उसका कातिल और कत्ल की वजह से फ़िलहाल हर कोई अनजान था। न्यूज़ एंकर चीख चीख कर बोल रहा था, लो भाई, अंकल दिलावर का भी टाटा बाय बाय हो गया। वैसे क्या सफाई है, ब्रॉड के हाथ में कितने खूबसूरत तरीके से इस नमूने का चेहरा काटा है। हाथ टीवी के सामने बैठा न्यूज़ देख कम रहा था और अपनी खबरें ज़्यादा दे रहा था। क्यों, तुमने भी सीखना है? अजमीर ने उसे छेड़ा तो वो सर हिला गया। हाँ ना बाबा,
ना बाबा ना, जिस बंदे का ये काम है वो सीखने सिखाने वाला बंदा ही नहीं है। यहाँ मैं ये सब सीखने जाऊँ, पता चले मुझ पर ही प्रैक्टिस शुरू कर दे। तसव्वुर में खुद को रायान के खंजर के सामने महसूस करते वो काँप कर रह गया। तो अच्छी बात नहीं है, तुम्हारे इस बेकार चेहरे पर चंद नक्श निगार बन जाएंगे, फिर शायद कोई लड़की तुम्हें भी पसंद कर लेगी। अजमीर ने उसे छेड़ा तो मुंह बसोर गया। असल बात तो ये है कि आप मेरी वजाहत से जेलस है। इतना हसीन चेहरा जो नहीं आपके पास। हाथ जबान दिखाते बोला तो अजमीर ने नाक से मक्खी उड़ाई। अजमीर, ये कुछ बर्तन है, ये धो दें। अचानक आयला किचन से बरामद होती हुई बोली तो अजमीर सर हिलाता हुआ उठा। अल्लाह माफ़ करे, बड़े बड़े गुंडों को इशारों पर नचाने वाला रायान काजिम का बाजू घर में बर्तन मांजता है। हाथ ने उसे छेड़ा तो वो खुजल सा हुआ। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बाहर बंदा जितना मर्जी शेर हो, घर में कंट्रोल बेगम का ही चलता है। अभी से तैयारी करो, क्योंकि धोने धोने तुमने भी है बर्तन। अजमीर ने उसे हकीकत से रोशनास करवाया। यार, आप मुझे शादी के नाम से ही इतना खौफजदा कर चुके हैं कि अब तो शादी नाम से ही डर लगता है, तराह निकल जाता है। हाथ उसे देखते हुए मुंह बसोर कर बोलने लगा। हकीकत पसंदी बोलते हैं इसे मेरे लायर साहब। अजमीर कंधे उचकाते किचन की जानिब बढ़ गया, जबकि हाथ नफ़ी में सर हिला गया। आप कौन है मोहतरमा? मेरे दिलो दिमाग में बैठ ही गई हैं, वो भी बिना इजाज़त के। अचानक जहन के पर्दे पर वो मुलाकात लहराई। उस एक ही मुलाकात में उसे देखकर उसका दिल पूरी तरह बेईमान हो चुका था। अचानक उसके मोबाइल पर बेल हुई तो वह हैरत से फ़ोन की स्क्रीन को देखने लगा। अनजान नंबर था, सो वो नहीं जानता था मुकाबिल कौन है। कुछ तौक़ुफ़ के बाद वो फ़ोन उठाकर कान से लगा गया। हाँ, हेलो, कौन? फ़ोन कान से लगाते ही पूछा। मैं वो लड़की बोल रही हूँ। अजीब से जवाब पर हाथ हैरानी से मोबाइल देखने लगा। कौन लड़की भई, और मुझसे क्यों बोल रही हैं आप? वो आवाज़ पहचान नहीं सका था। फिर पहली बार किसी लड़की का फ़ोन आया था, उसे हैरानी तो जायज़ थी ना। मैं आपसे टकराई थी और आपने कहा था डिनर करवाने के लिए। उसे सादगी और मासूमियत से कहा तो हाथ चौंका। ओह, आप? जी जी, पहचान गया। कैसी हैं आप? फ़ौरन खुशदिली से बोला, जबकि मुकाबिल ऐसी कोई गर्मजोशी नहीं थी। मैं ठीक हूँ। क्या आप कल फ्री हैं? मैं आपको डिनर करवा दूँगी। वो उसे डिनर की ऑफ़र भी यूँ कर रही थी जैसे कर्ज़ चुकाना हो उसने। जी जी, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आप मुझे एड्रेस भेज दें, मैं आ जाऊँगा। उसे और क्या चाहिए था? उसे तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो उसकी बातों में आकर उसे डिनर करवाएगी। ठीक है, मैं भेज दूँगी, अल्लाह हाफ़िज़। वो भी सादगी से कहती फ़ोन बंद कर गई। याहू! हाथ मुट्ठी में लहराता पुरजोश मगर आहिस्ता सी आवाज़ में चीखा। वो बहुत खुश था, मगर न जाने ये खुशी कितने पल की थी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? दानी तनफन करता बिना दरवाज़ा खटखटाए उसके कमरे में पहुंचा, जो सोने की तैयारी कर रही थी और बैठी अपने हाथों पर लोशन लगा रही थी। जब उसके गुस्से से पूछने पर उसके हाथ रुके। तुम्हारे कान है, तुम्हें पता होगा। अब मुझे क्या पता तुम क्या सुन रहे हो? मासूम बनने की भरपूर अदाकारी की गई थी, जिस पर दानी को गुस्सा आ गया। बात को घुमाने की कोशिश मत करो मैश। डेविल तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता है और तुमने हाँ कर दी। दानी को उस पर सख्त किस्म का गुस्सा आ रहा था। तो सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही हो रहा है ना? तो क्या मसला है? ये बंदा आजकल ज़्यादा ही उसके सर चढ़ रहा था। मैच, तुम जानती हो वो किस किस्म का शख्स है। वो इतना सीधा नहीं है जितना दिखाई देता है। इतनी जल्दी वो तुम पर भरोसा कैसे कर सकता है? ज़रूर इसमें उसकी कोई चाल है, और मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं लेने दूंगा। मैं तुम्हें लेकर कोई रिस्क नहीं लेने वाला। डेविल ने उससे अपने साथ बिजनेस डील पर जाने का हुक्म दिया था, जिस पर वो बिना तकल्लुफ़ इकरार कर गई थी। मुझे सिर्फ डेविल की मौत चाहिए और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। रही बात भरोसे की, तो वो अभी मुझ पर भरोसा नहीं करता, मगर जल्द ही वो वक्त आएगा जब वो सबसे ज़्यादा भरोसा मुझ पर करेगा। तब हम उसे बेनकाब करेंगे। मैश मुट्ठियाँ भींचते सख्ती से बोलती उठकर खिड़की में जा खड़ी हुई। मगर मैश, अगर इस सब में तुम्हें वो ऐसा कुछ सोचना भी नहीं चाहता था, मगर उसे यूं मायूस भी नहीं देख सकता था। वो कभी उसकी राह में रुकावट नहीं बनना चाहता था। कल तुमने ही मुझे कहा था ना, मैं तुम्हारी शेरनी हूँ, तो अपनी शेरनी पर भरोसा रखो। डेविल को मारे बगैर मौत भी मुझ पर हराम है। वो खुद भी नहीं जानती थी। उसकी फिक्र पर मैश का दिल नर्म पड़ा था। तब ही चलती हुई उसके करीब आते हुए बोली, मेरी ज़िंदगी का वाहिद असासा हो तुम मैशदानी। तुम्हारी हल्की सी भी तकलीफ़ नहीं सह सकता मैं। इसीलिए अपना ध्यान रखना, और कुछ भी गड़बड़ हो तो फ़ौरन मुझे मैसेज कर देना। उसका चेहरा दोनों हाथों में थामे हिदायत दी तो वो सर हिला गई।
ठीक है। वो इस फर्माबरदारी का मुज़ाहरा करती इतनी प्यारी लगी कि दानी बेसाख्ता उसे प्यार कर गया। मैं झेप कर रह गई। तुम आजकल बहुत ज़्यादा ओवर हो रहे हो दानी। मैं खामोश हूँ तो ज़्यादा फैलो मत। वो माहौल को गंभीर और मानी खैज होता देखकर जल्दी से दूर हुई। हा 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 हा, सीरियसली मैश, मेरी बीवी हो तुम। मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ तुम्हें प्यार कर सकता हूँ। और रही बात तुम्हारी खामोशी की बात, तो तुम्हें खामोश करवाने के 101 तरीकों की ज़रूरत ही नहीं मेरे पास। मेरा एक तरीका ही काफ़ी है। दानी शरारत से बोला तो शर्मिंदा सी हुई। ज़्यादा दांत मत निकालो वरना एक मुक्का मारूंगी और दोबारा ऐसी हरकत की तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। ठरकी बदतमीज़ इंसान। मैश अपनी शर्मिंदगी भूलते हुए खुफगी से बोली, न न नहीं नहीं प्लीज़ यार मैश, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अगर तुम मेरा हसीन चेहरा तोड़ दोगी तो कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी। दानी से सरेंडर करने के अंदाज में हाथ बुलंद कर गया। किस लड़की को ढूंढना चाह रहे थे तुम? भूलो मत, लड़की तुम्हें मिल चुकी है। खबरदार अगर कहीं और मुंह मारने की कोशिश भी की तो। उसकी धमकी का खातिर ख्वाह हुआ था तभी दानी नफ़ी में सर हिला गया। यार मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे भी मेरे पास ऑलरेडी एक हसीना है, पहले उसे संभाल लूँ फिर कुछ और सोचूंगा ना। उसके गाल खींचते हुए वो बोला। अच्छा अब ये ड्रामे बंद करो और सो जाओ, जाकर जाओ, शाबाश। मैं उसे हरी झंडी दिखाते अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी। जो भी करना है करो, मगर मुझे ब्रॉड की कमज़ोरी हर हाल में चाहिए। वो अपने मुकाबले खड़े शख्स का गिरेबान थामते हुए बोला। मगर डार्क ब्रॉड ने उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी बेइंतहा सख्त कर रखी है। ऐसे में हम ये कैसे करेंगे? उस शख्स ने सफाई देना चाहिए मगर सामने परवाह कैसे थी। मुझे किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे आज शाम तक वो लड़की चाहिए, जिंदा या मुर्दा ये तुम पर है। वो फैसला सुनाते वहाँ से चल दिया। रात में परी रात में परी अपने कमरे में बैठी न जाने क्या सोच रही थी जब कोई वजूद खिड़की के जरिए कमरे में दाखिल हुआ। उसका बेमिसाल हुस्न देखकर वो आदमी दंग रह गया था। उसके दिल में हवस की आग भड़की थी। कौन हो तुम? अचानक पाशा कमरे में दाखिल हुआ। जब उस शख्स को देखते हुए पूछा। आह! उस शख्स ने खुद को मुश्किल में पाते भी तेजी से परी पर हमला करना चाहा, जिस पर पाशा की सांसें मद्धम पड़ी थी। परी! पाशा एक ही जिस्म भागता हुआ उस तक पहुंचा था और इससे पहले वो चाकू परी के चेहरे से टकराता, पाशा उसे अपने हिसार में लिए लेते घूम गया। चाकू पाशा का कंधा चीर गया था मगर उसने वहीं से टन मारते उस नकाबपोश को दूर फेंका था। कौन? परीसा इस शोर और फिर आवाज़ों पर सहम चुकी थी। उस पर एक अनजान हिसार में खुद को पाकर उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। श्श, डरे मत प्रिंसेस, मैं आपका मुहाफिज हूँ। आपके भैयों ने भेजा है मुझे। पाशा अपनी तकलीफ भूलता नरमी से उसके कान में बोला। तो पुरसुकून हुई। भैयों ने भेजा है? सरगोशी में पूछा जैसे यकीन करना चाहती हो। जी। उसकी मासूमियत पर पाशा ने कैसे अपना दिल संभाला था ये सिर्फ वही जानता था। आंखों पर बंधी पट्टी की वजह से परी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वहाँ क्या हो रहा है। अब जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाइएगा, ठीक है? बच्चों की तरह पुचकारते पूछा तो वो भी उसी अंदाज में सर हिला गई। तब तक उस आदमी ने उठते दोबारा हमला करना चाहा। परी मूव! उस आदमी ने फिर परीसा को निशाना बनाया तो पाशा ने उसे खुद से दूर करते जोरदार मुक्का मुकाबिल के मुंह पर मारा, जिससे वो कई कदम दूर हुआ था। आप ठीक है? वो तेजी से परीसा के करीब जाते उसे कंधों से थामते हुए बोला तो वो सर हिला गई। आप यहाँ बैठे, मैं बस 2 मिनट में वापस आता हूँ। उसे नरमी से बिस्तर पर बिठाते खुद उस नकाबपोश आदमी की सिमत मुतवज्जा हुआ और उसे घसीटते हुए बाहर लाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी परी की सिमत आंख उठाकर देखने की भी? उसी के चाकू को पूरी कुव्वत से उसकी आंखों में घोंप डाला। जो मेरी जिंदगी की तरफ बुरी नीयत से बढ़ेगा, पाशा उसे उससे भी ज्यादा दर्दनाक मौत देगा। आंखों के बाद वो उसी चाकू से उसकी शहरक काट गया। गार्ड्स को उसकी लाश ठिकाने लगाने का बोलता वो वापस परी के कमरे में आ गया। डरे मत प्रिंसेस, सब ठीक है। वो वापस आया तो परिसा के चेहरे पर खौफ की तहरीर दर्ज देखकर नरमी से बोला। कौन था वो और यहाँ क्यों आया था? वो परेशानी से बोली। कुछ खास नहीं, शायद कोई चोर वगैरह था। मैंने उसका इंतज़ाम कर दिया है, आप बेफिक्र होकर सो जाए। वो बात घुमा गया तो परिसा सर हिलाते उठी और अपनी जगह पर जाना चाहा जब अचानक लड़खड़ा गई। पाशा तेजी से उसके करीब पहुंचते उसे अपने हिसार में ले गया। रात का पहर, वानी खैज खामोशी और तजाद मासूमियत से लबरेज महबूबे मन का चेहरा नज़रों के बेतहाशा करीब। पाशा को लगा इससे ज़्यादा खूबसूरत लम्हा उसकी ज़िंदगी में कभी आया ही ना हो। आप ठीक है प्रिंसिपा? खुद को और अपने बेलगाम होते जज्बात को
संभालते उसे सीधा खड़ा किया, जो खुद भी उस अनजान लम्स पर खौफ और दहशत से हिलकर रह गई थी, मगर उसका नर्म लम्स हौसला बख्श भी था। जी मैं ठीक हूँ। अपने धड़कते दिल को संभालते हुए आहिस्ता से बोली तो पाशा नरमी से उसका हाथ थामे उसे बिस्तर पर लाया। आप सो जाए, मैं यही रूम के बाहर हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, ओके। उसे नरमी से बेड पर बैठाते कहा तो वो सर हिला गई। मुझे भैयू से बात करनी है। इससे पहले वो दूर जाता परिसा की आवाज़ पर उसके कदम रुके, जो शायद उसकी बात पर यकीन नहीं कर सकी थी। इस वक्त पाकिस्तान में रात का 1 बज रहा है, लेकिन अगर आप कहती है तो मैं कॉल कर देता हूँ उन्हें। उसकी बेयकीनी पाशा के होठों पर उदास सी मुस्कुराहट ले आई थी। वो उससे डर रही थी, जिसका रोम रोम परिसा की इज्जत पर वारी जाने को तैयार था। वो अपनी किस्मत से शिकवा करता भी तो कैसे करता कि मोहब्बत की थी जो निभानी ही थी। परिसा तो सिरे से उसके जज्बात से ही नावाकिफ थी। नहीं रहने दे, वो खुजल सी हो गई, मगर इस दुनिया में उसे सिर्फ अपने भैयों पर यकीन था, बाकी सारी दुनिया उसके लिए बेयकीन और बदएतमाद थी। मैं सुबह होते ही आपकी बात करवा दूंगा सर से। आप आज की रात मुझ पर भरोसा करके गुजार सकती है। अगर मुझसे आपको कोई खतरा होता तो अब तक ब्रॉड मेरा कत्ल कर चुके होते। उसने दलील ही ऐसी दी कि उसे यकीन करते ही बनी। वो सर हिलाते खुद बिस्तर खुद पर ओढ़ती लेट गई। पाशा ने दरवाज़ा बंद किया ताकि उसे लगे वो वहाँ से जा चुका है, जबकि वो वहीं कमरे में ही खड़ा रहा। परिसा की बंद आँखों वाला चेहरा उसकी जानिब था। वो आंखों में मोहब्बत भरे उसे देखता चला गया। क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब मैं हक से आपका हाथ थाम कर अब आपके सामने बैठकर आपको देख सकूंगा, या ये सिर्फ दीवाने का ख्वाब साबित होने वाला है? दिल ने कानों में सरगोशी की तो उसके चेहरे पर तकलीफ सी मुस्कुराहट बिखर गई। आप चाहे मेरी बने या ना बने, लेकिन हुस्न पाशा इस दुनिया में सिर्फ आपका है। मैं आप पर हक चाहे कभी हासिल ना कर सकूं, मगर मेरी रूह पर सिर्फ हक आपका रहेगा। परिसा उसकी नज़रों की तपिश से बेचैन होती करवट बदल गई। रात आहिस्ता आहिस्ता बीतने लगी थी। परिसा जैसे भी सही, मगर नींद की आगोश में उतर चुकी थी, जबकि पाशा सारी रात कभी उसका चेहरा तो कभी पुश्त को देखता वहीं खड़ा रहा। सुबह जिस वक्त रायान की आंख खुली, पर्दों से रोशनी छन छन कर अंदर आ रही थी। अपना सर किसी नरम गरम से वजूद पर पाते वो चौंका। सर उठाया तो रेहा साइड पर रखी कुर्सी से सर टिकाए सो रही थी, जबकि वो आधा उसकी गोद में था और उसके सीने पर सर रखे हुए था, जबकि दोनों बाजू उसके गेंद बंधे थे। रायन आहिस्ता से अपना हिसार उस पर से हटाते उठा और उसका चेहरा देखने लगा, जो चेहरे पर जमाने भर की मासूमियत सजाए सो रही थी। रायन को आहिस्ता आहिस्ता गुजरी रात के वाक़यात याद आने लगे। कल रात वो जिस हाल में था, उस हालत में उसे सिर्फ रेहा ने देखा था, वरना आज तक कोई उसके इतना करीब नहीं आ सका कि उसके अंदर की तकलीफ जान सके। रेहा की हरकत याद आने पर उसने बेसाख्त अपने होठों को छुआ। जख्म देकर मरहम रखना क्या खूब आया तुम्हें रेहा हसीब। उसने बेरहम सी मुस्कान होठों पर सजाते नरमी से उसके होठों को छुआ, मगर वो इस बात से भी इनकारी नहीं हो सकता था कि कल रात जो सुकून उसे मिला था वो 12 साल से कहीं छुपा हुआ था। काश मैं तुम्हें सज़ा दे पाता, काश मैं तुम्हारे मामले में इतना ही वहशी बन पाता जितना तुम्हारा बाप बना था मेरे लिए। मगर कमबख्त ये इश्क जो तुम्हें हर किसी खरोज देने पर भी राज़ी नहीं है, मेरी रूह तक अपनी शाखें फैलाए हुए है ये जहर इश्क, ये ज़हर इश्क जिससे मैं चाह कर भी पीछा नहीं छुड़ा सकता। आज रायान को अपनी बेबसी पर शदीद गुस्सा आया था। वो न जाने कितनी ही देर उसका चेहरा देखता रहा। रेहा के वजूद में जंबिश हुई तो वो उस पर से नज़रें हटाते अपनी जगह से उठा। इससे पहले वो वहाँ से निकलता, रेहा की आवाज़ ने उसके कदम जकड़े। ऑन उसकी पुकार पर वो चाह कर भी आगे नहीं बढ़ सका था। वो वहीं रुक गया, मगर पलटा नहीं था। आप ठीक है ऑन? रेहा उठकर उसकी जानिब आई, जबकि रायान अपने चेहरे पर सर्द सपाट तासुरात सजा गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हो सकता है? रायान काजिम इतना कमज़ोर हरगिज़ नहीं है कि छोटी सी तकलीफ़ पर हार जाए। तुमने रात जिस रायान काजिम को देखा था वो सिर्फ एक छलावा है। हकीकत ये है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। सरद अंदाज में बोलते हुए तमस्सखराना सा मुस्कुरा दिया। मैं भी आपको ऐसा ही देखना चाहती हूँ ऑन, मजबूत, नाकाबिल शिकस्त और ताकतवर। दोबारा कभी आपको उस टूटी बिखरी हालत में नहीं देखना चाहती मैं। उसका हाथ थामते नम आंखों से बोली तो रायान चंद पल को कुछ बोल ही ना सका। हाथ छोड़ो, मुझे जाना है, और दोबारा अगर मेरी कल जैसी हालत हो तो खामोशी से मेरे रास्ते से हट जाना रेहा हसीब। मुझे दोबारा तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। संजीदगी से बोला तो रेहा दुख से आहिस्ता से उसका हाथ छोड़ गई। एक बार आपको तन्हा छोड़कर जो गलती मैं कर चुकी हूँ दोबारा कभी नहीं करूँगी। मैं हर बार आपको इस हालत में देख कर वही करूँगी जो कल किया था, और उस पर मुझे कोई शर्म कोई झिझक नहीं है।
वो पुरज़्ज़म लहजे में बोली, अपनी नाजुक जान को मुश्किल में मत डालो रेहा हसीब, क्योंकि तुम जितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें अपने लम्स से कभी नहीं नवाजूंगा। ना ही तुम्हारा लम्स चाहता हूँ दोबारा। अपने दिल को डपट कर एक जानिब करते सख्ती से बोला तो वो खामोश होकर रह गई। रायन वहाँ से निकलता चला गया, जबकि रेहा का हौसला चंद लम्हों को पस्त हुआ था, मगर अगले ही पल उसने अपने दिल को संभाला। एक ना एक दिन उसकी मोहब्बत और उसका हौसले की जीत होना लाजिम था, क्योंकि नफ़रत और मोहब्बत की जंग में जीत हमेशा मोहब्बत की ही होती है। मीशा, इनसे मिलो, ये मेरे बिजनेस पार्टनर है मिस्टर एंड्रियो। बल्कि नाइट जीन्स पर ब्लैक टाइट जीन्स पर सुर्ख स्लीवलेस कुर्ती और ऊपर ब्लैक जैकेट पहने, बालों का हाई जोड़ा बनाकर पाँव में ब्लैक पेंसिल हील पहने, वो डेविल के साथ उस अनजान जगह आई थी। वो दोनों सोफे पर बैठे थे जब उनके सामने तीसरा शख्स आ बैठा, और वो और डेविल दोनों 40 से 45 के लगभग थे। डेविल अगर मजबूत और भारी जिसामत के साथ क्लीन शेव वाला शख्स था तो वो अच्छा खासा खुश शक्ल था, मगर चेहरे पर लालच ज़रूर बरसी हुई थी। एंड्रियो की भी उसी के जैसी जसामत थी, मगर चेहरे पर अजीब सी पुरस्कारियत थी। डेविल ने उसका तारुफ करवाया तो मैश उससे देखकर सर हिलाते उठकर अपना हाथ उसके सामने फैला गई। ये कातिल हसीना कौन है डेविल? उसका मोमी हाथ थामते एंड्रियो ने नज़रों से ही उसके नाजुक सरापे का एक्सरे किया था, जबकि मैश उसकी हरकत पर बज़ाहिर मुस्कुराते दांत पीस कर रह गई। दूसरी जानिब मैश के बैग में रखी छोटी सी डिवाइस से सब सुनते दानी ने गुस्से से मुट्ठियां भीजी थी। डेविड की गर्लफ्रेंड थी मीशा, वो गायब है ना, न जाने कहाँ मर गया है, तो अब उसके बाद उसकी जगह मैश ने संभाल ली है। डेविड ने उसका तारुफ करवाया तो एंड्रियो मुस्कुरा दिया। आहा, ब्यूटी विद ब्रेन। तो मिस मीशा, क्या काम करना पसंद करेंगी आप? एक नंबर का ठरकी और फ्लर्ट बंदा था एंड्रियो भी। ये साला तो डेविल से भी बड़ा कमीना है। दानी का बस नहीं चल रहा था, मोबाइल के अंदर से मुक्का मारकर एंड्रियो के दांत तोड़ देता। आप मुझे किसी भी काम के लिए आजमा सकते हैं, यकीन दिलाती हूँ मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं शदाए दिलबराना से बोली तो एंड्रियो और डेविल मुस्कुरा दिए। उनकी जगह दानी ने दांत पीसे थे। मुझसे बात करते हुए मैडम शोले उगलती है, और अब इन छिछुंदरों से कैसे मोहब्बत से बातें कर रही है। तुम वापस आओ मैश मैडम, फिर बताऊंगा तुम्हें। तसव्वुर में ही मैश की गर्दन अपने हाथों में थाम चुका था वो। आई लाइक योर एटीट्यूड बेबी गर्ल। डेविल, हमारी अगली डील में मीशा हमारे साथ रशिया जाएगी। एंड्रियो के फैसले पर डेविल चौंका था, जबकि मैश दिल में अपने प्लान की कामयाबी पर मुस्कुरा उठी थी। मगर एंड्रियो इस तरह डेविल कुछ कहना चाहता था, मगर मैश की वजह से रुक गया। एक्सक्यूज़ मी। मैश उनका अंदाज़ा देखती उठकर वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से बाहर निकल गई। एंड्रियो, वो लड़की बिल्कुल अनजान है, और रशिया में होने वाली ये डील हमारी अब तक की सबसे बड़ी डील है। ऐसे में हम किसी अनजान को इसमें शामिल करके बेवकूफ़ी करेंगे। डेविल को अभी मिशा मैश पर यकीन नहीं था जिसका इजहार वो कर रहा था। मैं जानता हूँ वो अनजान है, मगर है तो लड़की ही, और तुम्हें तो पता है हसीन लड़कियाँ मेरी कमज़ोरी है। सो उसे साथ ले जाते हैं, अपना वक्त हसीन बनाएंगे, और अगर कोई गड़बड़ करेगी तो उड़ा देंगे। वो खबासत से बोला तो दानी तमस्सुखराना मुस्कुरा दिया। हा हा हा, ये मेरी शेरनी को क्या समझ रहा है? बेटा, तेरा वक्त तो ऐसा हसीन बनाएगी मेरी ज़ौजा कि तू दोबारा कभी हसीन वक्त की ख्वाहिश नहीं करेगा। दानी तसव्वुर में ही मैश के हाथों एंड्रियो की दुर्गत बनती देखकर कह कहा लगा रहा था। देख लो, मैं सिर्फ तुम्हें वॉर्न कर सकता हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। डेविल मुतमईन तो नहीं हुआ था, मगर एंड्रियो की बात पर यकीन करने के अलावा भी उसके पास कोई रास्ता नहीं था। देख लेंगे सब, तुम चिल करो। शराब का गिलास उठाते उसी की जानिब उठाया तो वो भी अपना गिलास थामते लबों से लगा गया, जबकि मैश और दानी अपने दिमाग में आगे का लाया अमल तरतीब दे रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? वो उस दीवाने शख्स के सामने बैठा पूछ रहा था। वो शख्स 2 हफ्ते से उस जगह पर था और सारा वक्त एक जगह बैठा रहता। सलीम नामी उस शख्स ने अपने बॉस के कहने पर उसका सारा डेटा इकट्ठा किया था, और उसकी मालूमात मिलते ही आज उसके सामने बैठा था। उस खूबरूर से लड़के का नाम शब्बीर अहमद था, जो एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, जहाँ उसे अपनी क्लास फेलो से मोहब्बत हो गई थी। उसने अपनी मोहब्बत की खातिर बहुत सी मन्नतें मांगी, घर वालों की मिन्नतें की, मगर किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। लड़की के माँ बाप ने उसके गरीब होने की वजह से उसे रद्द कर दिया, और उस लड़की की शादी कहीं और कर रहे थे।
जब उसने कहीं से गन चुरा कर उस लड़की का कत्ल कर दिया और खुद जहनी तवाज़ुन खो बैठा। उसे जेल ले जाया गया, मगर फिर उसके पागलपन की वजह से उसे पागल खाने भेज दिया गया, मगर वो चंद अरसे बाद वहाँ से फ़रार हो गया। शब्बीर उनके पास आया तो उसकी हालत ख़राब थी, मगर 2 दिन उसे यहाँ रख कर उन्हें एहसास हुआ था कि वो भले ही बुरी हालत में था, मगर पूरी तरह पागल हरगिज़ नहीं था। इसीलिए सलीम अब उसे इस्तेमाल में लाने का सोच रहा था। शब्बीर, हाँ शब्बीर, सामने दीवार पर नज़र जमाए बोला तो सलीम सर हिला गया। शब्बीर, मेरा नाम सलीम है, मैंने तुम्हारे बारे में सब पता करवाया है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुनकर जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। वो हमदर्द बना उससे पूछ रहा था, जिसके चेहरे पर तमस्सुर भरी मुस्कुराहट बिखर गई। मेरी तो खुदा ने नहीं सुनी तो माँ बाप कहाँ से सुन लेते। वो उदास और शिकवा लहजे में बोला तो सलीम उसे देखते मुस्कुरा गया। बस यार, वो तेरे नसीब में नहीं थी, तभी ऊपर वाले ने तुझे नहीं दी। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला तो वो हूँ करके रह गया। अगर वो चाहता तो मुझे मेरी मोहब्बत दे सकता था, मगर उसने नहीं दी। मेरे माँ बाप भी मतलबी थे। इस दुनिया में हर कोई सिर्फ अपने मफाद के लिए जीता है। शब्बीर तनफर भरे लहजे में बोला, तुम अच्छे खासे ज़हीन हो शब्बीर, मेरी मानो अपनी जहानत को ज़ाया मत करो। मैं तुम्हें काम दूंगा, तुम कमाओगे और फिर दोबारा कोई तुम्हें रद्द नहीं कर सकेगा। सलीम उसके पहले से भटके हुए जहन को भटकाने की कोशिश कर रहा था। तुम भी मतलबी हो, कोई किसी की मदद बगैर मतलब के नहीं करता। शब्बीर अपने कंधे से उसका हाथ झटक गया। सलीम जानता था इतनी जल्दी उससे काम करवाना आसान नहीं होगा। मैं जो भी कह रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ शब्बीर, फिर भी मुझे कोई जल्दी नहीं। तुम यहाँ रहो और सोचो, जब तुम्हें मेरी बात समझ आ जाए तो बता देना। आखिरी थपकी उसके कंधे पर देते वहाँ से निकल गया। बॉस बकरा मिल गया। सलीम ने बाहर आते मैसेज मतलूबा नंबर पर भेजा और गुनगुनाता हुआ बाहर से निकल गया। वहाँ से निकल गया, न जाने शब्बीर बेचारा किन लोगों के हाथों में फंस गया था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये भी एक लॉन्ग स्टोरी है, तो मेरे साथ बने रहें। इंशाल्लाह आप लोगों को सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। मिलते हैं मिलते हैं अगली किस्त में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।